नहीं तो डेट एक हम कर दीजिए अपना छोटा संख्या ही इसलिए कर वो डांस है ना तो उनके पहले सब चलना करिए सब करिए आओ पर आती तीन सब काटो करिए मेरा पतला है देख रहा है तेरे से ज्यादा पतला है सो भी चला आता है ये क्या चल रहा है एक बार हमको भी दे फिर कहां लग रही ठंडी ए नहीं ए मेरा भाई है वो चलो बताओ पहला नाम शेयर होल्डर फंड के दो सब ग्रुप और एक बता दो मनी रिजर्व एंड सरप्लस तीसरा मनी अगेंस्ट शेयर वारंट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये था ना मनी रिसीव्ड वारंट इधर ध्यान दो फिर बोलो कि हम पहले दिन आए थे क्योंकि अगर पहले दिन नहीं क्या पहले मैं नहीं थी तो बोलो बीच वाले और इक्विटी क्या मैंने को बोला इसका पहला आइटम इक्विटी प्रेफरेंस शेयर करेक्ट इसमें जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व बैड डेट रिजर्व बैड डेट रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व जिसके बगल में भी रिजर्व का नाम लगेगा यहाँ चिपकाते जाओ करेक्ट इसमें कोई आइटम नहीं होता करेक्ट यहाँ से आ जाए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में कोई भी आइटम नहीं ये हो गया क्या एक देखो अगर आप याद करना चाह रहे हो ना तो आपको एक एक हेड पकड़ना पड़ेगा अगर आप ये सोचो हम पूरा एक साथ याद करूं पॉसिबल नहीं सेकंड क्या था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इसका कोई सब ग्रुप नहीं है और कोई भी इसमें आइटम नहीं अगला है नॉन करेंट पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग या इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ठीक है ना सेकेंड क्या था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म प्रोविजन ठीक है ना अपन ने कल जो आइटम पढ़े थे केवल यही रख के पढ़े थे है ना अब लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अपन ने पढ़ा था बैंक लोन डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म लोन ब्रैकेट में था मॉर्टगेज लॉन्ग टर्म लोन को मॉर्टगेज बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन में वो लोन जिसके बदले में कोई चीज आपने कोई चीज गिरवी रखी ठीक है ना अपन ने कोई भी चीज गिरवी रख रखी है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म लोन अगेंस्ट मॉर्टगेज चलेगा। अब इसमें क्या आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में है ना। अब यहाँ से अपन को आज शुरू करना है चलो ध्यान दो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में कोई भी आइटम नहीं खाली है। डिफर्ड इधर ध्यान दो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में खाली है। थर्ड देखो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या लिखा है owing from subsidiary other companies long term trade payable। देखो इसमें जो है ना अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सिंपल से याद रखो लोन इधर ध्यान दो लोन फ्रॉम शेयर होल्डर से लोन ले लिया या पार्टनर या
ये 3 नाम याद रखो, ये आसानी से याद रहेंगे। हम ऐसी जगह से लोन ले रहे हैं जो हमारे ही पार्टनर है। जैसे क्या, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर या पार्टनर या अदर कंपनी। भाई जैसे एक कंपनी जैसे विट्स है, अब विट्स की कंपनी, विट्स का ही पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? VIMR, VIMS, विट्स पॉलिटेक्निक, विट्स स्कूल। तो विट्स ही किससे उधार ले ले? अपने विट्स, ठीक है ना। तो वो किसमें आ जाएगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हम बाहर वाले से उधार नहीं ले रहे, अपनों से ही उधार ले रहे हैं। यहाँ लोन को किससे ले रहे थे? बैंक, आउटसाइडर से। डिबेंचर कौन है? आउटसाइडर। पब्लिक डिपॉजिट कहाँ है? गवर्नमेंट से ले रहे हैं। और कुछ लोन ऐसा ले रहे हैं जिसके बदले में हमने कुछ गिरवी रखा है। ये चारों थे बाहर के लोग। और अगर बिजनेस के अंदर से ही हम उधार ले रहे हैं, ये लोन फ्रॉम एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय से हमने कंपनी ने कर्जा ले लिया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जिसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, वो कर्जा भी दे सकता है, तो कंपनी उनसे भी लोन ले लेती है। तो ये होता है किनसे लोन लेना? अपने ही इंटरनल पार्टनर्स या लोग, इंटरनल लोगों से। नेक्स्ट क्या है देखो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या लिखा है देखो, हाँ, वेलफेयर फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, प्रोविजन फॉर वारंट, प्रोविजन फ्रॉम पेंशन। यानी ये क्या लिखा है? प्रोविजन, सॉरी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहाँ उनसे हम उधार ले रहे हैं जो हमने एम्प्लॉयज के लिए कहीं पैसा अलग जमा करके रखा है, वहां से हम कर्जा उठा ले रहे हैं। तो पहला क्या है? प्रोविजन फ्रॉम एम्प्लॉय बेनेवोलेंट, भगवान जाने का होता है, मेरे को दिमाग में नहीं है, आधी रात। वेलफेयर फंड, तो वो यहाँ पे जो उधार ले रहे हो ना, यहाँ सीधा सीधा लिख लो, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। और क्या है इसमें? ग्रेचुटी, ये 3 वर्ड याद रखो, और वारंट। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी। ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आ चुके हैं। तो प्रोविडेंट फंड का हेड क्या है, ग्रेचुटी का हेड क्या है? तो ग्रेचुटी के लिए क्या है, प्रोविडेंट फंड के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और उसका मेन हेड क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये हो गए 2 4 आइटम। अब इसमें आ जाते हैं, आज मैं खाली इतना ही बात करूंगा आपसे, लायबिलिटी वाले, एसेट्स वाली कल। लायबिलिटी में पहला आइटम क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटी में पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा क्या था? ट्रेड पेबल, तीसरा अदर करंट लायबिलिटी, चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था? क्रेडिटर और बिल पेबल, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, लोन रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक, अदर बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। 2 नाम बड़े आसान है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। इसको आप याद रखना क्रेडिट कार्ड के नाम से। और अगला है शॉर्ट टर्म, सॉरी, बैंक लोन। ये कौन सा लोन है बैंक का? शॉर्ट टर्म। बैंक से हमने कर्जा लिया बड़े लेवल में, तो कहाँ चला जाएगा? लॉन्ग टर्म। और बैंक से हमने कर्जा लिया छोटे समय के लिए, तो किसमें चला जाएगा? शॉर्ट टर्म। ट्रेड पेबल में क्या लिखा है देखो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग। अदर करंट इसमें क्या जुड़ा था? अदर में, अदर लॉन्ग टर्म में किससे कर्जा लिया था तुमने? पार्टनर से, ठीक है ना। इसमें देखो क्या लिखा है, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्रूड, यानी एक्रूड इसमें आ गया। और क्या लिखा है, जिसको पहचान जाओ आसानी से, एडवांस, अनएक्रूड को ही बोलते हैं एडवांस इनकम, कॉल इन एडवांस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भूल जाता है ज्यादातर।
इसमें याद रखने वाली बात क्या है? 2 चीज, अक्रूड और कॉल इन एडवांस। क्योंकि ये आ जाता है कि ये आइटम दे देगा कॉल इन एडवांस, उसका ग्रुप क्या है? अदर करंट लायबिलिटी, और उसका मेन ग्रुप क्या है? सब हेड और हेड। अगला बताइए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड। सर आगे भी एक शब्द था, प्रपोज। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रपोज्ड मतलब होता है कि हमने जो ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि इतना डिविडेंड हम आपको देंगे, अभी दिया नहीं है। वापस आ जाए। यही पे है, दिमाग घूम गया था बस। क्या लिख दिया? साइड इफेक्ट। जिस हिसाब से वो बोल रहे उस हिसाब से बोला। चलो मुद्दे पे आओ। प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड जो कंपनी ने अनाउंस तो कर दिया है बट पे नहीं किया, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है कि उसको पे करे। अब इसको उसने करंट में क्यों रखा? करंट में रखने का मतलब होता है उसको 1 साल के अंदर इसको पे करना पड़ेगा। नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब ये होता है जिसको हम 1 साल से ज्यादा में पे करें, और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जिसको हमको साल भर के अंदर ही पे करना है। ठीक है ना? तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो पिछले साल का डिविडेंड तुमने इस साल डिक्लेयर किया, तो तुमको इस साल उसको पे करना पड़ेगा। उसको अब अगले 4 साल के लिए टाल नहीं सकते, क्योंकि आपको हर साल डिविडेंड मींस जो शेयर होल्डर्स ने आपसे शेयर लिया, आपको पैसे दिए, तो वो शेयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। तो जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको डिविडेंड। मैंने बताया था आपको प्रॉफिट 4 तरीके से बढ़ जाता है। सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट बोल देते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर बोल देते हैं, और तुम्हारा पार्टनरशिप में कंपनी में उसको डिविडेंड बोलते हैं। और जब वही प्रॉफिट डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो एक तरीके का लोन देते हैं, उनको हम जो देते हैं वो इंटरेस्ट देते हैं, और जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपके लायबिलिटी साइड में इतने आइटम आते हैं। ठीक, देन वी मूव टू द एसेट्स। ठीक, तो एसेट्स में पहला आइटम क्या था? सर आप तो एसेट्स कल बताएंगे, अभी टाइम है ना? क्या है पहला? नॉन करंट प्रॉमिस तोड़ दिया। नॉन करंट एसेट्स में पहला क्या था? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में पहला था क्या? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के आइटम है ना? लैंड, बिल्डिंग, एक वर्ड होता है जो आप लोग अक्सर बोलते हो, बिजनेस प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मींस होता है जगह, जैसे स्कूल को बोलते हैं स्कूल प्रीमाइसेस बोला जाता है। स्कूल प्रीमाइसेस मतलब स्कूल की जगह। ग्राउंड प्रीमाइसेस मतलब प्ले ग्राउंड जो है ना, तो प्लेइंग प्रीमाइसेस बोल दिया जाता है कि खेलने की जगह है वो। ठीक है ना? तो बिजनेस प्रीमाइसेस का मतलब जहां बिजनेस होगा, बिजनेस करने की जगह। इसमें क्या क्या एग्जांपल लिखे थे देख लो, ऐसा कोई नाम जो आपको नया याद रखना हो। प्लांट, फर्नीचर, पिक्चर्स याद रहता है, व्हीकल, ऑफिस, ये वर्ड याद रखना। लाइव स्टॉक एंड रेलवे साइडिंग। चलता फिरता स्टॉक, लाइव स्टॉक, जिंदा स्टॉक। ये
दोनों वर्ड समझो पहले। रेलवे सेटिंग, रेलवे साइडिंग, ध्यान से समझना। लाइव स्टॉक का मतलब कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर एनिमल्स का बिजनेस होता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक डेयरी वाले भैंस बेचते हैं, तो दूध बेचते हैं। अब कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, जैसे आप इस रोड से सामने निकलोगे तो तोता भी बेचते हैं, है ना, जानवर बेचते, कुत्ता बिलारी भी बेचते हैं, ठीक। तो उनके लिए मछली भी है, उनके लिए जो वो जानवर है वो क्या है, फिक्स एसेट्स। कौन सी फिक्स एसेट्स है, लाइफ यानी जिंदा संपत्ति, ठीक है ना भाई। जो जिंदा इंसान नहीं, इसकी मछली जिंदा इंसान निकल रही है, कह रही हूँ। ध्यान से समझना, जो लोग घोड़े पालते हैं, घोड़े उनके लिए क्या हुए, लाइव स्टॉक, ठीक है ना। जो लोग मुर्गियां पालते हैं, मुर्गियां उनके लिए क्या हुई, लाइव स्टॉक, उनका फिक्स एसेट्स। पापा तुमको पाल रहे हैं ना, तो उनके लिए क्या हुए, लाइव स्टॉक। अरे नहीं, मेरा बेटा मेरी संपत्ति है सर, बहन पाल रहे हैं तो ये कौन सा बहन बताइए, क्या बहन किसमें आएगा, बहन, वो इंटेंजिबल में है, वह इंटेंजिबल लाइव स्टॉक। चलो ध्यान दे, ये लाइव स्टॉक याद रखना। अब रेलवे साइडिंग क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, अरे वो पट्टे जैसे बिरला है, ठीक है ना। अब बिरला प्लांट में, जो बिरला प्लांट में सीमेंट है वो केवल ट्रक के रास्ते बाहर नहीं जाता, जो सीमेंट बनता है वो केवल ट्रक से बाहर नहीं जाता, ट्रेन के थ्रू भी जाता है, समझना कैसे, अभी याद आ जाएगा। नवरात्रि में आप जब बिरला में 2 बजे देखने जाते हो, हाँ सर, वो पटरी जाती है, तो आप यूसीएल भी जाते हो। जब आप यूसीएल की तरफ जाते हो तो पटरी क्रॉस करते हो, तो पटरी कहाँ अंदर जा रही होती है, बिरला फैक्ट्री के अंदर। तो बिरला फैक्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे वो ट्रेन खड़ी होती है, ठीक है ना। उस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगने के बाद वहाँ सीमेंट उस पे बोगियों में लादा जाता है, फिर वो सीमेंट सप्लाई होती है। तो वो जो रेलवे का एरिया है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जनरल पब्लिक का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो सीमेंट प्लांट का प्लेटफॉर्म, उसको रेलवे ने नहीं बनाया, उसको प्लांट ने बनाया, उस फैक्ट्री ने बनाया। तो वो उसके लिए क्या है, रेलवे साइडिंग उसकी फिक्स एसेट्स। बात समझ में आई, तो ये कहलाएगी फिक्स एसेट्स। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान में जो इस समय एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, समझना, हिंदुस्तान में जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एक होता है हाईवे, ठीक है, एक होता है नेशनल हाईवे, एक ये है स्टेट हाईवे और ये नेशनल हाईवे, ठीक है ना। अब जान समझना, ये एक्सप्रेस वे की खासियत क्या होती है कि अगले 50-50 किलोमीटर तक कहीं भी आपको टर्निंग नहीं मिलेगी, 100 किलोमीटर तक आपको टर्निंग नहीं। अगर एक बार आप एक्सप्रेस में घुस गए तो आप फिर वो दूसरे शहर में ही बाहर निकलेंगे, उसमें ये चांसेस नहीं है कि आप यहाँ से टर्न होकर के रिवर्स में ले लें, क्योंकि यहाँ बीच में जो डिवाइडर लगा है ना, वो इतना चौड़ा है कि आप उसको क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, है ना। और इतनी हैवी गाड़ी, इतनी फास्ट गाड़ी चलती है, टर्निंग का कोई चांस ही नहीं। अब इसमें जो मैं बात समझाना चाहता हूँ उसको समझो। ये एक्सप्रेस वे, ये है रोड ट्रांसपोर्ट का, ठीक है ना। बट हर एक्सप्रेस वे में गवर्नमेंट ने बीच में 30-40 किलोमीटर के गैप में हवाई पट्टी बना रखी है। हवाई पट्टी भी आ गई, समझना, वही तो बता रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करो। है रोड, ठीक है ना। इस रोड में 40-50 किलोमीटर के गैप में उन्होंने क्या कर रखा, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का जो रोड बना हुआ है बीच का, वो इतना सॉलिड बनाया है कि उसमें प्लेन भी लैंड करते हैं। नॉर्मली किसके लिए बना हुआ है, हैवी व्हीकल के लिए, हैवी ट्रक्स के लिए। लेकिन प्लेन और ट्रक में बहुत अंतर है, 20 तो ट्रक के लोड के बराबर एक प्लेन का लोड होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हम
अगर हर शहर में हवाई पट्टी बनाएंगे तो हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इससे बेटर है कि अगर हमारा 100 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है तो उसमें हर 50 या 60 किलोमीटर के गैप में हम हवाई पट्टी बना देते हैं 2-2 किलोमीटर की। ये क्यों काम आएगी? जब भी कभी वॉर की सिचुएशन आएगी फ्यूचर में, तो जब वॉर होती है तो सबसे पहले दूसरा जो कंट्री होता है ना वो आपके हवाई अड्डों पे अटैक करता है ताकि आपके प्लेन टेक ऑफ ना कर सके। उस समय आपको बचने के लिए या आपके जो प्लेन फ्लाइंग कंडीशन पे हैं उनको लैंड करने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या रोड में लैंड, तो वो ऐसा उस एरिया को ऐसा बनाया जाता है। तो ये वो कर दे मिसाइल भाई जब ऐसी सिचुएशन होगी वॉर वाली तो ऑलरेडी रोड ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाएगा, वहां प्लेन लैंड करेगा उस समय, क्योंकि उस समय प्रायोरिटी क्या है प्लेन की। तो ये जब पट्टी रेडी होगी, स्ट्रिप अगर तैयार होगी तब ना फ्यूचर में यूज होगी। अभी इसको उसके लिए थोड़ी कि अभी यूज करनी, फ्यूचर प्लान है। तो मैं बोलना जो चाह रहा हूँ वो समझो, ये पूरा किसके कंट्रोल में रहेगा? रेलवे, उसके रोड ट्रांसपोर्ट के। पर ये स्ट्रिप किसके मेंटेनेंस या कंट्रोल में रहेगी? एयरपोर्ट। जगह वही है, रोड ही है, पर स्ट्रिप की जिम्मेदारी एविएशन डिपार्टमेंट झेलेगा और रोड की जिम्मेदारी आप कभी भी आप एक्सप्रेस वे में जाना, एक्सप्रेस वे में कभी भी आप जाओगे ना, आप 40-50 किलोमीटर के बाद देखोगे तो 1.5-2 किलोमीटर की रोड का कलर अलग है। देखें तो उसको वो अलग कलर जो है ना वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वो क्या है। चलो तो लाइव स्टॉक क्लियर हुआ और रेलवे साइडिंग क्लियर हुआ। लाइव स्टॉक क्लियर है, रेलवे साइडिंग मेरे को बाबा महंगा समझ पाकिस्तान से होगा नहीं, ये लोग ना अलग प्लान बनाते हैं। इंटेंजिबल एसेट बताओ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, कोई ऐसा ना आइटम जो नया। गुडविल, ट्रेडमार्क या ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, फॉर्मूले, मॉडल, डिजाइन, सारी याद रहेंगे। कोल माइनिंग वाली रेसिपीज, भाई जैसे फॉर्मूले, मॉडल, डिजाइन, प्रोटोटाइप्स है। कहां प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है ये बताओ, जल्दी बताओ। प्रोटोटाइप प्रोटोकॉल क्या होता है? अरे प्रोटोटाइप बताओ। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप जो प्रोडक्ट करता है। टार्जन द वंडर कार देखी? इसका बेटा चलाता है भूल बन के। मैं बात की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं सब बेटा की तरफ तो बाप चलाता है। समझना ध्यान से, उसमें एग्जाम उसका एग्जाम्पल ध्यान से समझना, याद रहेगा। जब पिता जो है वो कार डिजाइन करता है तो कार की सीडी लेकर के जाता है किसके पास? कंपनी के पास। तो कंपनी वाले उसके कार के डिजाइन को देखते हैं, कार के डिजाइन को देख रहे हैं, उसके बाद जब वो शर्त रखता है कि मेरे को कार पे अपना नाम चाहिए और रॉयल्टी चाहिए, वो लोग डिनाई कर जाते। वो एक्चुअली में उनको शो क्या करता है? कार का प्रोटोटाइप, यानी कार का बेसिक डिजाइन। प्रोटोटाइप मतलब होता है किसी भी चीज का बेसिक स्ट्रक्चर, ये इस तरह से बनेगा, अभी बना नहीं है, स्ट्रक्चर दिखाना है ना, बेसिक स्ट्रक्चर दिखाना कि ये इस तरह से लुक वाइज दिखे। जैसे एम का इंडिया का 5th जनरेशन का प्लेन है, फाइटर प्लेन, ठीक, एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट। तो एम का अभी बनके तैयार नहीं हुआ पर उसका प्रोटोटाइप बन गया। प्रोटोटाइप मतलब वो स्ट्रक्चर वाइज कैसा दिखेगा, उसमें इंजन कौन सा लगा हुआ है, बट अभी वो फाइटिंग के लिए रेडी नहीं है कंप्लीट।
बट एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, तो वो प्रोटोटाइप भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। वो फिजिकली नहीं दिख रहा है, उस समय सीडी में क्या, वो सीडी में दिख रहा था कार का डिजाइन, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो वो डिजाइन कहलाता है प्रोटोटाइप। अब तुम क्या बोल रहे थे, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ सर्टेन रूल्स का एक बंडल होता है, रूल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको एक पर्टिकुलर सर्टेन पर्सन को फॉलो करना होगा। जैसे लाइक प्रधानमंत्री है, उसका एक प्रोटोकॉल है कि जिस स्टेट में वो जाएगा उसके लिए एक रूल बनाए कि उस स्टेट का सीएम उसके साथ होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जैसे कोई दूसरे कंट्री का राष्ट्रपति इंडिया आएगा तो उसके स्वागत के लिए यहाँ के राष्ट्रपति को ही जाना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल। राष्ट्रपति या उसकी रैंक का बंदा, उसकी रैंक का प्रेसिडेंट आएगा तो प्रेसिडेंट जाएगा ना, प्रेसिडेंट जाएगा, पीएम आएगा तो पीएम पीएम जाएगा। जाएगा, तो वो कहलाता है प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। हर बंदे के लिए अलग है, हर पोस्ट बंदा नहीं बोल सकता, हर पोस्ट के लिए अलग है। चलिए ये हो गया इंटेंजिबल। और कोई इसमें ऐसा आइटम जो ना बनता हो इंटेंजिबल में? ये क्या है? माइनिंग, माइनिंग राइट्स। भाई आपके पास जमीन है, आपके पास 500 एकड़ जमीन है, अब उस जमीन में मान लो कोयला निकल गया, तो कोयला निकालने की कैपेसिटी आप में नहीं है, तो आप उसके राइट्स किसी और को दे दोगे, किसी को अधिकार दे दोगे। तो जो अधिकार आपने दिए हैं, कोयला वो निकालेगा, कोयला वो बेचेगा, जितने का कोयला बिकेगा उसमें कुछ पैसे वो आपको देगा, क्योंकि वो जगह किसकी है? आपकी। तो उसके जो राइट्स आपने बेचे, उसके अधिकार आपने बेचे एक लिमिटेड टाइम के लिए, वो राइट्स आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। फिक्स एसेट्स टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है और फिक्स एसेट्स, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपसे कोई ले नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये हो गए इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कोई आइटम नहीं है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा क्या है? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स बस करिए अंडर डेवलपमेंट। एंड फिफ्थ क्या था? मतलब नहीं है, 4 इसमें थे ना। आज हम फिक्स एसेट तक की बात कर रहे हैं केवल, उसको कंप्लीट कराइए। इसमें कोई आइटम नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है। अरे वही आइटम आएंगे जो इसमें है। देखो ध्यान से, यही सारे आइटम इसमें होंगे, बट इसके बगल में वर्डिंग क्या लगी होगी? अंडर प्रोसेस। जैसे पेटेंट अंडर प्रोसेस, तो नहीं लगा। गुडविल अंडर प्रोसेस। अब इसमें वर्डिंग क्या लिखे देखो, लाइक पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय कंपनी। जो कंपनी ने डेवलप किया है वो, तो इसमें सारी वही चीजें आएंगी जो टेंजिबल इंटेंजिबल में होती है, बट वो अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर डेवलपमेंट, अभी वो पूरी तरह से बिल्डअप नहीं हुई। ये हो गया इतने आइटम। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इनको याद दिमाग में बैठाना है तो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचोगे हमसे याद कर ले, हम रट ले तो रटे के बत्ते ना हो। पहला तरीका, पूरे 6 नाम 7 नाम क्या थे? जल्दी बोलो फटाफट। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, नॉन करेंट, करेंट, नॉन करेंट, कैपिटल कमिटमेंट, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कैपिटल। पहले 7 याद करो, फिर किसी एक के अंदर के 3 याद करो, फिर पूरा लिखो, फिर दूसरे के अंदर याद करो, फिर पूरा लिखो, तब इस तरह से बनेगा। एक बार में नहीं याद होगा। सोचो जब पूरा एक बार में याद कर ले, पूरा बन जाए तो नॉट पॉसिबल। एक आसान है, इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हो। इसके 2 नाम भी क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी और कैपिटल कमिटमेंट। तो एक हेड तो आपको पूरी तरह से याद हो गया। ये मान चलो 7 हेड है, एक दिन में 2 हेड भी याद करोगे तो 3 दिन में पूरा याद हो जाना। चलिए बिजनेस स्टडी।